एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निपथ वॉरियर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम लास्ट ईयर के अग्निवीर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, और इसी की सहायता से हम जीके जीएस में अपना जो स्कोर है उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो क्लासेस मैंने आपको कल कराई है वो आपने पूरी तरह रिवीजन कर लिया होगा, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ पूरी डिपेंड करती है आपके नोट्स पे, आपके रिवीजन पे, कि आप रिवीजन उसका कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, जो एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट है, मैं वही आपको देने वाला हूँ। कराने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं कराने को, लेकिन हम सारी चीज़ों पे नहीं, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है, हमको केवल उन पे जाना है। थोड़ा कोल्ड हो रखा है मुझे। चलिए, तो कल जो मैंने 15 से 20 क्वेश्चन के तहत आपको अप्रॉक्स 80 to 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करी थी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें, और इन्जॉय भी कर रहे होंगे आप। आज का क्या रहेगा, आज का मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊँगा, आप चाहे किसी भी टाइम पे उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आपको क्या करना है, 1 मिनट का पॉज लेना है, अपना आंसर टिक करना है, और फिर आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो मैं वीडियो बना रहा था वो कट हो गई थी, तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसा आपको बताया था, कल भी आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो बाबर ने करी थी। और बाबर इंडिया में सबसे पहले किस तरह से आया था वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध होंगे तभी नए राज्य की स्थापना, नए साम्राज्य की स्थापना संभव है, राइट। तो 1526 में सबसे पहला जो युद्ध था वो बाबर लड़ता है, और वो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। इसी क्रम में बाबर ने 3 से 4 युद्ध लगातार लड़े, और उन 1530 तक निपट गया था वो। तो अगला जो युद्ध था वो खानवा का लड़ा था 27 में, उसके बाद चंदेरी का, उसके बाद 29 में घाघरा का, और 30 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है कि उन 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। तो यहाँ पे जो 27 का जो खानवा का युद्ध था वो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। चंदेरी का मेदिनी रॉय के साथ, जिसमें मेदिनी रॉय की भी हार हुई थी। 29 में घाघरा का, जिसमें अफगान के साथ, जिसमें अफगानों की भी हार हुई थी। ठीक है, उसी क्रम में क्या है कि बाबर के बाद कौन कौन से मुगल सम्राट हुए। तो सबसे पहले बाबर, बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। अच्छा, मैंने यहाँ पे औरंगजेब पे ही क्यों रोक दिया, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो था मुगल साम्राज्य वो कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी सारी जो ताकत थी वो दक्षिण में, दक्कन में, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, दक्कन में वो पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे क्या था कि विद्रोह होने लगे उन्हीं के राज्य में, और वहाँ से अलग अलग छोटे छोटे से सूबे जो है वो निकल के आने लगे। ठीक है, यहीं पे मैं कुछ बात करता हूँ कि इनके जो बाकी के सम्राट हैं उन्होंने क्या काम किया, वो क्यों फेमस है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला मैं आपको बताने वाला हूँ अकबर के बारे में। अच्छा, अकबर के बारे में क्या है कि अकबर को महान सम्राट के रूप में माना जाता है। दूसरी चीज़, अकबर ने भी 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। युद्ध तो उसने कई लड़े थे, लेकिन 2 हम महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें पहला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो हेमू के साथ लड़ा था, और यहीं से उसने अपनी जो गद्दी थी, जो हुमायूं के जाने के बाद इब्राहिम लोदी, सॉरी, हेमू ने जिस पे कब्जा कर लिया था, वो यहाँ से वापस ली जाती है। अच्छा, उस टाइम पे अकबर की जो एज थी, पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो करीब 16 साल के आसपास थी। तो जो युद्ध था वो अकबर के नाम पे, इनके जो सेनापति थे उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हेमू की हार होती है। अगला जो युद्ध था 1576 में बहुत ही फेमस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध रहता है, जिसमें महाराणा प्रताप से ये युद्ध लड़ा जाता है, और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है अकबर के नवरत्न के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे अबुल फजल, दूसरे जो थे वो थे फैजी, तीसरे हम बोल सकते हैं बीरबल, चौथे हम बोल सकते हैं तानसेन, पांचवा आप यहाँ पे लिखेंगे राजा टोडरमल, छठे जो रहने वाले हैं राजा मानसिंह,
और सातवां जो रहने वाला है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। आठवें जो रहने वाले हैं वो है अजियाउद्दीन। और नवें जो है मुल्ला दो प्याजा। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना से लेके जो मेन मेन चीज़ें वो मैंने आपको सारी करा दी हैं। वहीं अगली अगर हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, जहांगीर ने कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली हम बात करते हैं शाहजहाँ की। जो आप ताजमहल देखते हैं आगरा में, उसकी स्थापना, उसका जो फाउंडेशन या फिर जो बोल सकते हैं माना जाता है वो शाहजहाँ को माना जाता है। और इन्होंने लाल किला की भी स्थापना कराई थी, एंड जामा मस्जिद भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। अगला है औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है अपने टाइम में। लाइक मुग़ल में जितने भी बादशाह हुए उन सब में जो क्रूर शासक माना जाता है उसको औरंगजेब को माना जाता है। औरंगजेब ने यहाँ पे जजिया की पुनः स्थापना करी थी। अगर हम बोल सकते हैं पुनः स्थापना जो करी थी जजिया की, वो औरंगजेब ने करी थी। ये जजिया क्या है, एक तरह का कर था, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन था मुग़ल साम्राज्य का, मतलब अगर हम बोल सकते हैं पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, तो पूरे अगर ये भारत है तो भारत का में ऑलमोस्ट जो कब्ज़ा था वो औरंगजेब के टाइम पे साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था साम्राज्य का, ठीक है। अच्छा, अकबर से रिलेटेड एक चीज़ और है कि दीन इलाही एक धर्म था जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग आ सकते थे। उसकी स्थापना भी किसने करी थी? अकबर को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं इसके बारे में। ये जो नारा था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बाकी की चीज़ों के, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं सारी चीज़ें। पहला है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद की जो नारा दिया था वो किसने दिया था? भगत सिंह ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। आराम हराम है, ये हमारे चाचा नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इन्होंने इसमें जय विज्ञान को और जोड़ दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, वापस वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, ये नारायण गुरु ने दिया था। इतना ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ हमारे प्रसिद्ध गीत हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। इकला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, पूछ लिया जाता है अक्सर। ए मेरे वतन के लोगों, ये कवि प्रदीप ने बोला गया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इनके नोट्स बनाते चल रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। और एक चीज़ और चाहूँगा कि आपको क्या करना है, बीच में पॉज करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझ में आ रहा है, आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, देन वीडियो को आगे बढ़ाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स कब लागू हुआ था? तो इसका सीधा सा आंसर है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह लागू हुआ था। अच्छा, फिर ये बाकी की डेट्स क्या हैं? तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत हमने किया था। अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, या आत्मसमर्पित इसको किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। 1950 को हम कुछ नहीं मनाते। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा समझाता हूँ पूरा संविधान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की, क्योंकि संविधान बनेगा तो उसके लिए संविधान सभा की आवश्यकता तो होगी। और इसकी मांग, इसकी चीज़ें कहाँ से आना शुरू हुई वो मैं बात करता हूँ।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि यहाँ कुछ इंग्लिश वाले बच्चे भी हैं तो होप सो कि उनको भी समझ में बराबर आए। चलिए, तो सबसे पहले जो इसकी मांग उठती है, अगर हम मांग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो मांग उठती है 1934 में एम एन रॉय साहब के द्वारा इसकी मांग की जाती है। इसी क्रम में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कांग्रेस ने क्या करा, आधिकारिक रूप से इसकी मांग करी थी। आधिकारिक जो मांग थी वो 1935 में कांग्रेस ने करी थी और 1946 में इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है हमारा। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या रहता है, इसको हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारा जो संविधान सभा है उसका गठन हो जाता है। इसी के तहत संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन हो जाता है। और गठन ये होता है 1946 में, ठीक है। इसमें उस टाइम पे कुल जो सदस्य थे वो 389 थे, ठीक है। अच्छा, 389 को इनको बांटा कैसे कैसे गया था, तो मैं वो आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे बांटा गया था। इसमें हमारे जो 296 थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और बाकी 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। अच्छा, इस 296 में भी दो हमारे डिवाइडेशन और थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थे वहाँ से थे। उनके क्षेत्र से आते थे 4, ठीक है। होता क्या है, इसके बाद 1947 में देश का विभाजन हो जाता है। अच्छा, देश का जब विभाजन होगा तो ऑब्वियसली सीटें कम होगी, तो जो 389 सीट्स जो थी वो अब जाके 299 हो जाती है, ठीक है। ये जब देश का विभाजन हो जाता है उस टाइम की बात है, ठीक है। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो तो बनी गई है, तो होता क्या है कि अब बैठक होगी, इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो वो क्रम से मैं आपको बताता चलता हूँ। जो इसकी पहली बैठक थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में होती है और इस टाइम पे जो अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो इसका जो अध्यक्ष था उस टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। और सिन्हा को जो चुना जाता है ये अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है। ये कैसे अध्यक्ष बने हमारे, अस्थायी। इसके 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हो जाती है और 11 दिसंबर 1946 को। और अब अध्यक्ष जो बनेंगे हमारे वो बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद ही 13 दिसंबर 1946 को, बहुत सुना होगा आपने, 13 दिसंबर 1946 को क्या रहता है, नेहरू जी हमारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। नेहरू जी ने क्या करा, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। और यही प्रस्ताव आगे जाके इसकी जो स्वीकृति हुई थी, इसको स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और ये आगे जाके प्रस्तावना का आधार बन जाता है। यही जो रहता है वो प्रस्तावना का आधार बनता है। क्या बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार बन जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ और यहाँ पे फर्स्ट हम तुरंत कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम 1 लाइनर में आ जाता है, इम्पोर्टेंट डाल के इसको लिख लीजिएगा। वो क्या है कि समय कितना लगा था, संविधान बनने में, संविधान अगर हम बोलें तो 2 वर्ष 11 माह और 17 या फिर कहीं कहीं आपको 18 दिन भी मिल जाएगा।
इसमें टोटल हमारे जो होते 11 सत्र हुए थे और 165 बैठकें इसमें हुई थी संविधान बनाने में। ठीक है, आगे इसमें और करते हैं चीज़ें। होता क्या है, 26 नवंबर जो ऊपर डेट आई थी 26 नवंबर 1949, इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमने क्या करा था, संविधान को अंगीकृत कर लिया था। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमारी थी वो हमने अभी स्वीकृत कर ली थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को हमने पूरी तरह लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने पूरी तरह लागू किया था। उससे पहले फिर क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमने ज़्यादातर चीज़ें जैसे सिटीजनशिप हो गया, ठीक है, और बाकी के जो हमारे प्लान्स थे वो हमने एग्जीक्यूट कर दिए थे। लेकिन बाकी की जो चीज़ें थी पूरी तरह से जो संविधान था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो मूल हमारा संविधान बना था उसमें क्या था, अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी। तो अगर मैं मूल संविधान की बात करता हूँ, मूल संविधान जो हमारा था उसमें हमारे 395 अनुच्छेद थे। 22 भाग थे उस टाइम पे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो क्या अभी इस टाइम पे भी सारी चीज़ें सेम है? नहीं। अगर हम बात करें अब की करेंट की, अगर हम बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट हमारे 470 के अप्रॉक्स हमारे अनुच्छेद हैं। लगभग क्या 25 ही भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हमारी हो जाती हैं, जैसे प्रारूप। संविधान का जो प्रारूप था वो कौन सी समिति के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके लिए जो समिति थी वो प्रारूप समिति जो थी, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसके अध्यक्ष जो थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है। अच्छा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संवैधानिक सलाहकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोनों में। तो ये जो हमारे थे वो थे हमारे VR राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर और संवैधानिक सलाहकार VR राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? शेड्यूल्स मतलब अनुसूची के बारे में पूछा गया है। तो कब की बात कर रहा है यहाँ पे? देखो 10, 12, 14, 16 दो ऑप्शंस दिए गए। मतलब यहाँ पे अगर 8 होता तो हम सोच सकते थे कि ये पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, लेकिन नहीं। अभी की जो अनुसूचियों की बात हो रही है वो करंट की बात हो रही है। तो इसमें हमारी टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है। अब इसमें से भी अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो हमारी 2 अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, 11वीं 11th और 12th। क्यों? क्योंकि 11 और 12 में ऐसे क्या है, 11वीं जो अनुसूची है उसमें है पंचायतों के 29 विषय, और जो 12वीं है उसमें है नगर पालिका के 18 विषय। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल कहाँ रहते हैं? एक तो राज्य में रहते हैं, जैसे हमारा केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है वैसी ही हमारी राज्य में राज्यपाल की भूमिका रहती है। तो राज्य को हमारे राज्यपाल को प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं करते, राष्ट्रपति ही करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं करते, संसद इसको नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा, क्योंकि देखिए आज मैंने पॉलिटी में आपको पूरा संविधान सभा से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी। वर्कलोड ज़्यादा ना हो, चीज़ें ज़्यादा ऊपर से ना जाए, तो इसी रिगार्डिंग हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मरुस्थल के बारे में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखो, भारत के मरुस्थल के बारे में बात करिए तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? सबसे पहले तो हम ये है कहाँ पे, चीज़ें मैप में हम इसको देखेंगे। बाकी के मरुस्थल कैसे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक मैप लगा रखा है, वो आप देखिए। ये जो है ना, ये है भारत का मरुस्थल जो रेड लाइन में है।
तो मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है। थोड़ा ये हरियाणा को भी कवर करेगा, पंजाब को भी थोड़ा कवर करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इसका पार्ट रहने वाला है वो राजस्थान में रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल। मैंने देखो यहाँ पे चीज़ें टाइप कर दी हैं, लिखना ना पड़े, कम थोड़ा राइटिंग भी मेरा ऐसा ही है। तो चलिए, तो भारत का मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। इसको हम द ग्रेट ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लिखने का एक अपना अलग ही मज़ा है। ठीक है, इसके मुख्य और तत्व क्या क्या है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, मुख्यतः राजस्थान, देखिए जैसे मैप में भी आप देख सकते हैं इसको, ये जो मेन पार्ट है इसका ये राजस्थान में ही फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर है ये सब ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसकी जो मेन रिवर है वो कौन सी है, मरुस्थल की जो मेन रिवर है वो हमारी लूनी रिवर है। लूनी, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी मेन नदी है यहाँ की, लूनी नदी। ठीक है, जनजातियाँ, ऊँट वगैरह, जैसलमेर, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि सहारा मरुस्थल जो है, ये सहारा ये कहाँ पे है, ये हमारा उत्तरी उत्तरी अफ्रीका में पड़ने वाला है। ठीक है, इसी के बाद आगे देखेंगे, देखिए जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा नेपाल वाला पार्ट है। ठीक है, ये नेपाल है और इसके ऊपर जो जाएगा ये पूरा, ये यहाँ पे चाइना है। तो जो गोबी डेजर्ट है वो चाइना में ही पड़ता है, वो चाइना में ही पड़ता है। और जो गोबी डेजर्ट है वो ठंडे कोल्ड डेजर्ट के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कलाहारी जो रहता है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और ये लाल के लिए, ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। ये हमारा उत्तरी चाइना में पड़ेगा, उत्तरी चीन की साइड पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। सहारा डेजर्ट उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। थार डेजर्ट ये भारत में है ही, इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोबी डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, ये उत्तरी चाइना में आपका पड़ता है। और कलाहारी ये दक्षिण अफ्रीका में आपको पड़ता है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड वाला है ये हमारा थार डेजर्ट है। चलिए, अगला है, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज दी डार्क कॉन्टिनेंट। किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर है वो अफ्रीका रहने वाला है। लेकिन आगे देखिए, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट ऑफ दी वर्ल्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रहेगा ना, ब्लू कलर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो नीचे की साइड रहेगा यहाँ पे एंटार्क्टिका, ये यहाँ पे नीचे रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया। एशिया क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे फर्स्ट पे आता है, ये हमारा एशिया है। और हमारा जो कंट्री है ये भी एशिया में पड़ता है। ये देखो, आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू कलर के उसमें, ये हमारा इंडिया यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। दूसरा आ जाता है अफ्रीका, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका हमारा सेकेंड होने वाला है। ठीक, थर्ड रहता है नॉर्थ अमेरिका, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थर्ड रहने वाला है। साउथ अफ्रीका ये फोर्थ रहने वाला है। एंड फिफ्थ जो रहने वाला है वो एंटार्क्टिका, ये हमारा फिफ्थ रहता है। ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, यूरोप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिक्स्थ रहता है। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है हमारे, एशिया है जिसमें भारत आता है, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा भी होगा, सबसे छोटा इन कोने में आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर के सर्किल में है ये ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है उसके बारे में पूछा गया है, तो सबसे ऊंची के बारे में तो सब जानते हैं आजकल कि वो माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस और दिए गए हैं, K2, यहाँ राइट से कर देता हूँ, K2 के बारे में एंड कंचनजंगा के बारे में। तो इनसे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जो K2 है ना, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 है। लेकिन इसको हम हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मान सकते, क्योंकि जो अभी ये जो है ना, अभी वो POK वाले रीजन में है। जो हमारा ऊपर का जो रीजन है, ऐसे अगर हम बना देते हैं इसको, तो ये यहाँ पे कहीं पड़ती है। जो
पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर रखा है। तो वो K2 जो है वो उधर के पाकिस्तान ने जो जिस साइड कब्जा कर रखा है उस साइड पड़ जाती है, तो हम इसको सबसे ऊंची चोटी नहीं मानते। लेकिन भारत में अभी जो हमारे पास है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो जिसको मानते हैं वो हम मानते हैं कंचनजंगा को, सबसे ऊंची भारत की। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में या तो आपको K2 देगा या कंचनजंगा देगा, ऐसा नहीं है कि दोनों दे देगा। अगर दोनों देगा भी तो वो यहाँ पे लिख देगा POK, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है अभी हमारा K2। वैसे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 ही है, लेकिन हम उसको अभी क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो POK वाले रीजन में पड़ता है। जिस टाइम हम POK वापस ले लेंगे तो वहाँ हमारा ऑफिशियली हो जाएगा कि K2 सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। चलिए, यहाँ पे दे रखा है विच ऑर्गन प्योरीफायर ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है। तो इसको किडनी जो प्योरीफायर का काम करती हैं वो किडनी करती है, हमारी गुर्दे करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। हार्ट, हार्ट का हमारा काम क्या है, जो हमारा हृदय है, हृदय का काम है उसको याद करना नहीं, पंप, ब्लड को पंप करना कह रहे हैं, उसको याद करना। तो हार्ट का जो काम रहता है, हृदय का जो काम है वो है रक्त को पंप करना। किडनी का मैंने आपको काम बताया, रक्त फिल्टर करता है और मूत्र बनाता है। जो यूरिन हमारी बनती है, जो टॉयलेट जिसको बोलते हैं, यूरिन जिसको बोलते हैं, वो क्या रहता है, वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में चीज़ें बाहर निकालता है। तो उसका काम कौन करता है, किडनी करती है। किडनी क्या करती है, यूरिन बनाती है और यूरिन हमारा बाहर आ जाता है। लाइक जो फिल्टर चीज़ें हो जाती हैं, गंदगी जो रहती है वो बाहर निकल आती है। अच्छा, लीवर, यकृत का काम क्या है, डिटॉक्सिफाई ब्लड एंड प्रोड्यूस बाइल, विषैले पदार्थ को हटाता है और पित्त रस बनाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए कि बाइल, जो बाइल रस है या जो पित्त रस है, इसको बनाने का काम कौन करता है, हमारा ये लीवर करता है। लंग्स, फेफड़े का काम एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करता है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो फेफड़ों का जो काम रहता है वो हमारा क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण बाकी चीज़ें और भी हैं कि जैसे हमारा नवजात शिशु रहता है, कोई अगर बच्चा है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो तकरीबन 270 हड्डियों के आसपास रहती हैं। यही बच्चा जब वयस्क हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट अपने उसमें चला जाता है, मतलब वयस्क, कैसे लिखेंगे यार भाई, ऐसा मान लो थोड़ा। तो वयस्क में यही हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। तो क्या हड्डियाँ गायब हो जाती हैं, दो बच्चे में 270 थी, बड़े होते होते 206 क्या हो रहा है कि हड्डियाँ हमारी गायब हो रही हैं क्या, नहीं। जो हमारी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वही जुड़ के एक बड़ी हड्डी बना देती हैं और क्या हो जाता है कि 206 हड्डियाँ हमारी एडल्ट जब हम हो जाते हैं, वयस्क जब हम होते हैं तो हमारी 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अच्छा, सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो हमारी जांग, जो जांग की रहती है, फीमर जिसको बोलते हैं, जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में रहती है, स्टेप्स इसको बोलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जो रहती है वो भी जांग की हड्डी रहती है। ठीक है, रीढ़ में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं, तो ये 33 होती हैं। और पसलियों के जोड़े, पसलियों में 12 जोड़े मतलब 24 पसलियाँ हमारी होती हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वयस्क में कितनी होती हैं, 206। और जो चाइल्ड रहता है, न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उसमें कितनी रहती हैं, 270 के आसपास। चलो, स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए कुछ ही हमारे क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ATM। देखिए, फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में 100% आती है, चाहे एक आए। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स को हम नहीं छोड़ सकते, और फुल फॉर्म कोई हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। हम अगर अपने एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, एग्ज़ाम का लेवल देखें, तो हमारी जो डेली बेसिस पे फुल फॉर्म्स जो यूज़ रहती है वो इसमें होती है। तो क्या है फुल फॉर्म ऑफ ATM, ATM की क्या है, ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मोड नहीं, एनी टाइम मनी नहीं, ऑटो ट्रांसफ़र मशीन नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कुछ फुल फॉर्म हमारी आ गई है, जैसे वाईफाई का क्या रहता है, वायरलेस फिडेलिटी। सिम का क्या रहता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन जो हम डालते हैं ना, जैसे
फ़ोन में हम आप डालते हो 1 2 3 4, है ना, 5 6 8 8 10 11, ऐसे जो पिन्स आप डालते हो उनका क्या रहता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप अपने मोबाइल में पिन डालते हो, अपने एटीएम में पिन डालते हो, अपनी अलग अलग चीज़ों में जो पिन डालते हो, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, एलईडी बल्ब होते हैं, चीज़ें होती हैं एलईडी की, तो लाइट इमिटेड डायोड इसका रहता है। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस रहता है। जीपीएस तो आर्मी में भाई साहब पूछा ही जाता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड पैन नंबर आपका हो सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो आपका होता है वो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए, विटामिन्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, आराम से थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको। चलिए, तो विटामिन्स के बारे में आपको बताता हूँ। विटामिन ए को हम और क्या बोलते हैं, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी इससे होता है। और इसकी पूर्ति किससे हो सकती है, गाजर, पालक, दूध, आम, जिगर, ये अंडा, इन सब चीज़ों से इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन अगर हम बात करें वी में बहुत सारी विटामिन आती हैं, तो विटामिन V2 हम पहले पढ़ेंगे, जिसको थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से हमें बेरी रोग होता है, और इसका जो पूर्ति है वो किससे, साबुत अनाज, दालें, मेवे, सूअर का मांस, इन सब चीज़ों से हो जाती है। बात करते हैं B2 की, इसकी राइवोफ्लेविन इसको बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से होंठ का फटना, मुंह के छाले वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूध, अंडा, हरी सब्जियां इसके पूर्ति कर देती हैं। विटामिन V3 की बात करते हैं, नियासिन, इसमें क्या है, पेलाग्रा, इसमें जो डिसीज़ रहती है वो कौन सी रहती है, पेलाग्रा रहती है। मांस, मछली, इन सब चीज़ों के खाने से हो जाती है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी विटामिन है, उसका नाम क्या है, और उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन अगर बात करें V6 की, तो पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है, और इसकी कमी से त्वचा रोग या एनीमिया आपको हो जाता है। केले, फिश, चिकन वगैरह खाने से इसकी पूर्ति हो जाती है। अगला है विटामिन C की अगर हम बात करते हैं तो एक्सकॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं, स्कर्वी रोग इससे होता है। और विटामिन C है तो भाई खट्टी चीज़ें लाइक संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद खाने से आपको इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन D की अगर हम बात करें तो इसको कैल्सीफेरल इसको कहते हैं। रिकेटस जो रहता है इसमें रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है। ऑल्टी आयोमेलिसिस एडल्ट्स में इसका होता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश, मछली, अंडे की जर्दी, दूध वगैरह से इसकी पूर्ति हो जाती है। अच्छा, रिकेटस क्या है, जो बच्चों में रहता है, सूखापन, जो हमने देखा हो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, सूख जाता है, उनका बॉडी सूख जाती है। तो सुबह में भी हम कहते हैं कि सूर्य जब लाल रहता है ना, तो उसका प्रकाश लेना चाहिए, जिससे क्या रहता है, विटामिन D की जो कमी रहती है वो हमारी वहाँ से पूरी हो जाती है। अगला है विटामिन K, फाइलोक्लोविनोन, तो इसकी कमी से रक्त का स्त्राव रुक जाता है। देखो, अगर किसी के अंदर विटामिन K की कमी है तो उसका ब्लड का थक्का नहीं जमता। जैसे अगर उसको लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उसको ब्लड रोकने में वो बहुत टाइम लग जाता है। तभी आपने देखा को शुगर वगैरह वाले लोगों को ना थोड़े घाव वगैरह भरने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उनमें विटामिन K की कमी हो जाती है। इसके लिए हमें पालक खाना चाहिए, पत्ता गोभी, ब्रोकली, है ना, ये सारी चीज़ों से हमारी पूर्ति इसमें हो जाती है। होप सो आपने इन्जॉय किया होगा क्लास, सारी चीज़ों के प्रॉपर आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। बाकी जो PDF रहता है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन D। अच्छा, ठीक है। इसका जो PDF रहेगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। क्लास का लिंक भी मैं डेली यहीं पोस्ट करता हूँ। बाकी आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं आज टेलीग्राम पे व्हाट्सअप चैनल का एक लिंक जो रहेगा वो इसमें डाल देता हूँ। यूट्यूब पे आपके प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। अग्निपथ वॉरियर जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आपको डेली क्यूज़, क्लास की अपडेट, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती रहती हैं। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कमेंट में आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपको कम समझ में आ रही है, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, किसी टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से और एनालिसिस करके उस पर और अलग वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़े ही दिन में हम एक सीरीज़ और शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपका रहने वाला है वन टॉपिक वन वीडियो। वन टॉपिक, इसमें हम लेके आने वाले हैं वन वीडियो।
वन टॉपिक वन वीडियो लेने वाले हैं, वो आपकी 5 से 10 मिनट की बस वीडियो रहने वाली है, चलते फिरते कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एंड देखते रहिए और अपने स्कोर को इंक्रीज़ करते रहिए। धन्यवाद।